सभी का स्वागत है आरो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की एक्सेल ट्रेनिंग क्लास के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा यूजफुल सॉफ्टवेयर्स की, या फिर आप बोल सकते हैं एप्लीकेशंस की, जो कि आज के जमाने के हिसाब से या हर तरफ से आपको सीखना ही चाहिए एक्सेल। और एक्सेल की इस क्लास में आज हम बात करेंगे कोर एक्सेल की। कोर एक्सेल के अंदर हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि जिन स्टूडेंट्स को एक्सेल के बारे में कुछ भी नहीं पता, जीरो लेवल से वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े रहिए, क्योंकि हम यहाँ पे आपके लिए लाए हैं एक्सेल की कोर एक्सेल की क्लास, जिसके अंदर हम आपको सबसे पहले बेसिक फाउंडेशन कवर करवाएंगे। इसके बाद अब आने वाली जो हमारी नेक्स्ट प्लेलिस्ट होगी, उसके बाद एडवांस एक्सेल की होगी, और फिर हमारी एडवांस मॉडरेट लेवल में, जिसके लिए हम डेटा विजुअलाइजेशन एंड पावर बीआई की क्लासेस को इसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर ऐड ऑन करने वाले हैं। तो आरो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की इस एक्सेल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और चलिए स्टार्ट करते हैं कोर एक्सेल के टॉपिक को। क्योंकि ये आज पहला सेशन है, मतलब कि डे 1 है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि हम क्या कोर्स में हम या बोल सकते हैं कि क्या वीडियो में हम ग्रिप करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले एक टूर करेंगे हम एक्सेल का। हम समझेंगे एक्सेल रिबन क्या होता है, हम समझेंगे एक्सेल रिबन को समझने के बाद हमें देखना चाहेंगे कि एक्सेल की वर्कबुक क्या होती है और वर्कबुक में वर्कशीट क्या होती है। पहले हम सबसे पहले जब भी किसी सॉफ्टवेयर को सीखते हैं तो सबसे पहले बेसिक फाउंडेशन या बेसिक फंडामेंटल को जरूर सीखिए, उसी के बाद आप इसको ग्रिप कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप मूव करेंगे आपकी एक्सेल के अंदर, तो आपको कुछ इस तरीके का एक टैब, या आप बोल सकते हैं एक्सेल की भाषा में आपको कुछ इस तरीके का रिबन दिखेगा, जो हम आगे वाले सेक्शन में, लाइव सेशन में आपको दिखाएंगे। इस रिबन जो आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, इसके लिए हम आपको समझाने के लिए हमारा पेन ले लेते हैं, जिससे आपको समझ में आए। ये जो आपको दिख रहा है, फाइल, होम, इंसर्ट, ये है टैब। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी होम टैब के हमने ग्रुप को ओपन कर रखा है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे ही हमने होम पे ग्रीन लाइन है, तो यहाँ पे हमने क्लिक कर रखा है, तो यहाँ पे आपको क्लिपबोर्ड दिख रहा है, फॉन्ट दिख रहा है, अलाइनमेंट दिख रहा है, नंबर दिख रहा है, स्टाइल दिख रहा है। तो ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट ग्रुप हो जाता है, और ये जो हो जाती है, ये हो जाती है टैब। तो यहाँ पे आपको होम टैब दिख रही है, इंसर्ट दिख रही है, पेज लेआउट दिख रहा है, फॉर्मूला टैब दिख रही है, डेटा टैब दिख रही है। तो ये सब बोलते हैं एक्सेल के अंदर टैब, और हर एक टैब के अंदर अपना अपना एक ग्रुप होता है। और बात करते हैं रिबन की, तो ये जो आपको पूरा का पूरा जो डिटेल इंफॉर्मेशन दिख रही है, पूरा का पूरा सारी इंफॉर्मेशन एक जगह दिख रही है, इसे बोलते हैं रिबन। तो एक्सेल में 3 बेसिक फाउंडेशन चीज होती है, रिबन, टैब्स एंड ग्रुप। आगे वाले लेक्चर में हम 1 बाय 1 टैब्स और उसके ग्रुप के साथ वर्क करेंगे, जिससे कि आपका एक्सेल का फाउंडेशन बहुत अच्छा हो सके। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हमारी स्क्रीन को हम क्लियर कर लेते हैं। तो अब हम पहले देखते हैं इसका प्रैक्टिकल अप्रोच कि किस तरीके से हम इसको उपयोग करेंगे। इसके लिए हम चलते हैं हमारी प्रैक्टिकल एक्सेल शीट के ऊपर, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सेल समझ में आ जाए। चलिए चलते हैं एक्सेल के ऊपर। तो जब आप एक्सेल को ओपन करेंगे, एक्सेल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, तो आप कुछ इस तरीके का इंटरफेस देख पाएंगे। यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन 3 बटनों के साथ, जिसमें ये सबसे पहला बटन है क्लोज बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे, तो आपको ये जो पूरी की पूरी स्क्रीन दिख रही है, ये आपकी क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं इसको स्क्रीन ना बोल के बोलूंगा कि ये पूरा का पूरा जो वर्क आप कर रहे हैं, तो इस पूरी की पूरी को हम बोलेंगे एक्सेल वर्कबुक। तो जहां पे हम पूरा का पूरा वर्क करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेल वर्कबुक। तो ये अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, तो आपकी एक्सेल वर्कबुक यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। अगर हम इस वाले बटन को डाउन करते हैं, तो ये रिस्टोर डाउन हो जाता है, मतलब कि अपने आकार से छोटा हो जाता है।
और अगर हम इस वाले बटन को यूज करते हैं जिससे मिनिमाइज होता है, तो ये जो आपकी वर्कबुक है वो डाउन होके आपके स्टेटस बार पर चली जाती है। इसके बाद आपको दिखना है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। रिबन क्या है? ये जो आप देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा रिबन है। यहाँ पे जैसे ही हम शो टैप करते हैं तो आप देखिए अब आप ओनली और ओनली टैब देख पा रहे हैं। तो ये जो आपको दिख पा रही है ये है टैब। अगर आप इसे शो टैब एंड कमांड्स के साथ देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको होम टैब दिख रही है और उसके साथ उसके नीचे ग्रुप दिख रहे हैं, ये जिससे कि आप फॉन्ट की अगर बात करें तो फॉन्ट के साथ आप वर्क क्या क्या करेंगे वो यहाँ पे मेंशन है। इन द सेम वे अगर हम इसी पे क्लिक करके ऑटो रिबन हाइड ऑप्शन पे चले जाते हैं तो यहाँ पे देखिए रिबन जो है वो हाइड हो गया, पूरी की पूरी वर्किंग एरिया आपको मिल सकता है काम करने के लिए। वापस हम क्लिक करेंगे और शो टैब के साथ वर्क करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा आईडी है जो हमने ले रखा है। यहाँ पे आपका सर्च बार है जिसमें कि आप कोई भी टाइप करने के माध्यम से कोई भी फीचर्स जो है एक्सेल का जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी ये फाइल है जिसका अभी हमने कोई भी नेम नहीं दिया है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं जिसमें सबसे पहले है ऑटो सेव। यहाँ पे अभी हमने ऑफ कर रखा है, आप इसे ऑन कर सकते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जितना भी आप वर्क कर रहे हैं ये सब सर्वर साइड पे सेव हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल बटन दिख रहे हैं और एक आपको ड्रॉप डाउन बटन यहाँ पे दिख रहा है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन क्विक एक्सेस टूल बार, जिसके अंदर कुछ आपके ये जो कमांड्स हैं इनको आप शॉर्ट तरीके से आइकन के बेसिस पे यहाँ पे आपके अपर जो रो है यहाँ पे आप लगा सकते हैं, फिट कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे एक आइकन यहाँ पे स्टिक हो गया है। क्विक प्रिंट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये आइकन फिट हो जाता है, मतलब कि कॉन्टिन्यूसली यूज आने वाले कमांड को आप अपने टूल बार पे एड ऑन कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको अनचेक करके भी हटा सकते हैं। इसी क्रम में आप नीचे देखेंगे ये जो बार दिख रही है ये है टैब, जिसके अंदर आपको टैब दिखेगा और जब आप टैब को क्लिक करते हैं तो उसके कमांड दिखेंगे ग्रुप वाइज। ये देखिए अलाइनमेंट दिख रहा है, क्लिपबोर्ड दिख रहा है, इंसर्ट दिख रहा है। इंसर्ट के अंदर अलग अलग कमांड है, पेज लेआउट के अंदर अलग अलग कमांड है, फॉर्मूले के अंदर अलग अलग कमांड है। तो हम आगे आने वाले वीडियो में वन बाय वन सब कुछ आपको बताएंगे, पूरा का पूरा कवर करवाएंगे। उसी क्रम में अगर आप आगे देखते हैं जस्ट ग्रुप के बाद आपको कुछ इस तरीके की विंडो दिखेगी। जैसे मान लेते हैं हम दोनों को एक बार टैब एंड कमांड्स को शो कर देते हैं। उसके बाद आपको ये 3 बॉक्स आपको दिख रहे हैं। इस बॉक्स को बोलते हैं फॉर्मूला बार, मतलब कि आप जो भी फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे उन सारे फॉर्मूले को इसके अंदर आपको दिख जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला आपने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है, जो यहाँ पे आपको प्रदर्शित होने लग जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक फॉर्मूला लिखते हैं सम का, तो आप देख पा रहे होंगे जैसे ही हमने सम टाइप किया तो यहाँ पे आपको फॉर्मूले का नेम मेंशन हो रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं बॉक्स, ये फॉर्मूले को डिलीट करने के लिए, फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। और ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है इसे बोलते हैं नेम बॉक्स। अब नेम बॉक्स क्या आता है उसको समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने एक शीट है जिसके अंदर कुछ स्क्वायर स्क्वायर बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या बोलेंगे कि ये होती है सेल। हम इसको जूम कर देते हैं, इसे बोलते हैं हम सेल। अब सेल के मायने क्या है कि सेल का मतलब ये है, आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पे अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, इनको हम एक्सेल में बोलते हैं कॉलम, और यहाँ पे आपको जो नंबरिंग दिख रही है उसे हम बोलते हैं रो। तो जब कॉलम एंड रो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर पे इंसर्ट होती है तो वो जन्म ले लेती है एक सेल का, और जब कोई जन्म लेता है तो उसका कोई पर्टिकुलर नेम तो होता है। तो इसी सेल का एक नेम भी है। जैसे कैसे रीड करेंगे, सबसे पहले कॉलम को रीड करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8। तो आप इस कॉलम का जो नेम देंगे वो देंगे J8। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो आप खुद रीड करिए, ये है L और ये है 7। तो इस सेल का जो एड्रेस है वो क्या हो जाएगा L7। इन द सेम वे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप रीड कर सकते हैं N7, तो इस सेल का एड्रेस हो जाएगा N7। लेकिन एक्सेल बनाने वालों ने आपको एक सुविधा दी है कि आप यहाँ पे इंसर्ट करके जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके जो सेल का नंबर है वो यहाँ पे आपको दिख पा रहा है। ठीक है,
अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे अभी अब यहाँ पे हमारा कर्सर है और हमने देखिए ये कर्सर अभी जो आपका कर्सर है वो थोड़ा सा मोटा प्लस का साइन आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम इस पे जा रहे हैं तो ये पतला होता जा रहा है। जैसे इस पे जा रहे हैं और इस पे जा रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ वर्क करेगा। आगे आने वाले वीडियो में हम बताएंगे कि ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पे आपको रो दिख रही है 1। अब क्वेश्चन आता है कि टोटल रो कितनी होती है। तो टोटल रो आप देख पा रहे हैं इस पूरी की पूरी जो आपकी वर्कशीट है उसके ऊपर रो इतना है। अगर हम बात करें कि अगर हमें कॉलम देखने हो तो हम कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करेंगे तो हमको कॉलम का भी अंदाजा हो जाएगा। एक्स एफ डी तक के कॉलम्स हैं। आप कंट्रोल के साथ डाउन की करेंगे तो आप लास्ट वाली रो पे पहुंच जाएंगे। कंट्रोल के साथ आप राइट की लेफ्ट की को करेंगे तो आप स्टार्टिंग में भी पहुंच सकते हैं। इस तरीके कंट्रोल दबा के आप कहीं भी मूव कर सकते हैं आपकी पूरी की पूरी वर्क बुक के ऊपर। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे शीट नंबर 1 आपको दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगाऊंगा तो ये शीट नंबर 2 आ जाएगी, ये शीट नंबर 3 आ जाएगी। इस तरीके की ये शीट्स होती है, मतलब कि इसे बोलते हैं वर्किंग शीट या बोल सकते हैं वर्कशीट। आप इसमें कितने भी वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आपके काम के अकॉर्डिंग जितना आपको वर्कशीट का रिक्वायरमेंट है उतना आप वर्कशीट को यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ जाता है कि इस तरीके से हम वर्कशीट को ऐड कर रहे हैं तो हम कितनी वर्कशीट माइक्रोसॉफ्ट 365 में ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 255 मतलब 255 वर्कशीट को एक साथ ऐड कर सकते हैं एक पूरी की पूरी वर्कबुक के अंदर। यहाँ पे अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये शीट है, ये शीट है, ये शीट है। तो अब इन वर्कशीट या नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तो हम क्या इस वर्कशीट के नेम चेंज कर सकते हैं। तो देख लेते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। आप 2 बार क्लिक करें और एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे सेल्स की इंफॉर्मेशन 2020 की हमने मेंशन की है। इसी तरीके से आप 2 बार क्लिक करके यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सेल्स 2021। यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं एक बार सेल्स 2022। अब देख पा रहे हैं कि आप यहाँ पे इन सेल जो भी आपकी वर्कशीट है उनका नेम चेंज कर पा रहे हैं। उसके बाद एक और तरीका है कि आप राइट क्लिक करके भी आप नई वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं और रीनेम करना चाहें तो आप रीनेम भी कर सकते हैं। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे हमें ये वाली जो शीट है इसको हमें डिलीट करना है। तो देखिए डिलीट हो गई है। इसको हमें एक और नई शीट इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या इंसर्ट करनी है, तो आप बताएंगे वर्कशीट और आप इसको कर देंगे ओके। तो अब देख पा रहे हैं कि एक नई वर्कशीट आपके ऐड ऑन हो गई है। इसको हम रीनेम कर सकते हैं। तो वापस यहाँ से हमने इसको रीनेम कर देना है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं और उसी तरीके से भी कर सकते हैं जैसा कि हमने बताया है। अब कभी कभार ऐसा होता है कि आपका जो ये डेटा है यहाँ पे जो 2023 की शीट है इसको अगर आपको मूव करना है तो आपको अपना कर्सर पकड़ के रखना है और इसको मूव करवाना है। जैसे ही ब्लैक आप देख पा रहे होंगे एक ब्लैक साइन आ रहा है, इस पे ड्रॉप कर देंगे तो आप देखेंगे आपकी शीट आगे आ गई है। 2023 के जो डेटा है वो 2022 से पहले आ चुका है। इसी तरीके से अगर आपको इसके बीच में इंसर्ट करना है तो आप वर्कशीट को भी कुछ इस तरीके से मूव कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके मूव और कॉपी का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि जो भी आपका बुक है, बुक नंबर 1 है क्योंकि अभी हमने नेम मेंशन नहीं किया है, उसको कौन सी शीट से पहले आपको लगाना है। आपने बोला उसे हमें 2021 से पहले लगाना है। तो हम क्रिएट ए कॉपी कर देते हैं और ओके करते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी 2021 के बाद एक कॉपी क्रिएट हो गई 2021 की और 2021 की सेल से पहले वो कॉपी आ गई है। तो इस तरीके से भी आप मूव करके आपका जो भी डेटा है उसको कॉपी कर सकते हैं दूसरी एक वर्कशीट के ऊपर। तो आपने देखा यहाँ पे आप इस तरीके से आपकी वर्कशीट ऐड ऑन कर सकते हैं और चाहें तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको समझने की दृष्टिकोण से अपनी जितनी भी सारी वर्कशीट है उनके कलर चेंज करना है तो आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको टैब कलर दिखेगा। आप जो भी टैब कलर ऑप्ट करेंगे वहां पे चेंजेस आपको दिखेगा। देखिए जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से
कलर चेंज के माध्यम से आप आसानी से समझ पाएंगे कि पूरा का पूरा जो शीट्स है उस पर आप मूव कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपका डेटा 20 का कहाँ है, 22 का कहाँ है। ये आपकी आप ये बोल सकते हैं समझने के दृष्टिकोण से आसान हो जाएगा, जिससे कि आप अपने वर्क को आसानी से ग्रिप कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपको एक बार दिख रहा है जो आप मूव कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक स्क्रॉल बार आपको यहाँ पे दिख रही है जिसको आप आसानी से मूव कर सकते हैं, और उसके जस्ट नीचे आपको एक बार यहाँ पे भी दिख रही है जिसके अंदर आप जूम इन और जूम आउट यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जिसे बोलते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू। आगे आने वाली वीडियो में हम इसको बताएंगे। पेज लेआउट के सेटअप को यहाँ पे से भी मेंशन कर सकते हैं, और नॉर्मल व्यू जो अभी आप देख रहे हैं वो इस तरीके का वर्कबुक भी आप आसानी से, अगर आप किसी फॉर्मेट में चले जाते हैं तो वापस उस फॉर्मेट में आया जा सकता है। तो यहाँ पे इस सेशंस के इस वीडियो में आपने एक एक्सेल का टूर किया है जिसके अंदर आपने एक्सेल के इंटरफेस को देखा, वर्कबुक को समझा, रिबन्स को समझा, उनके ग्रुप्स, उनकी टैब्स को समझा। तो सबसे पहले जो भी वर्जन आपके पास एक्सेल अवेलेबल है उसे डेस्कटॉप लैपटॉप में ओपन करें, उसको समझने की कोशिश करें, उसके इंटरफेस से एक बार गो थ्रू हो जाएं जिससे कि आप फैमिलियर हो जाएं। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जब भी हमारे नए वीडियो आएंगे जो कि अब लगातार आएंगे तो आप उसको अपने आप को अपडेट कर सकते हैं इमीडिएटली, क्योंकि हम पूरा का पूरा कंटेंट लेटेस्ट सिनेरियो के हिसाब से या डिमांडिंग स्किल्स के आधार पर आपको देने वाले हैं। तो इसी तरीके से बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम हमारी इस वर्कबुक में नई वर्कबुक या कोई भी एग्जिस्टिंग वर्कबुक को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो इसके लिए आपको फाइल वाली टैब में जाना है। फाइल वाली टैब में आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, न्यू एंड ओपन। तो सबसे पहले क्यों ना न्यू के साथ वर्क करें। तो न्यू का जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। आपके पास ब्लैंक वर्कबुक चाहिए, मतलब कि बिल्कुल खाली वर्कबुक जिसमें आप स्क्रैच से वर्क करेंगे, या फिर आपको एक्सेल सपोर्ट कर रहा है कि भैया हमने बहुत सारे पहले से डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स बना रखे हैं। अगर आपको लगता है कि आप पर्सनल कोई टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो पर्सनल टेम्पलेट्स की आपके सामने देखिए कितनी सारी रेंज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपको यूज करना है तो आप इसमें क्लिक करके भी पर्सनल टेम्पलेट्स का उपयोग कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको कोई टेम्पलेट मार्केटिंग का उपयोग करना है तो आप यहाँ पे मार्केटिंग लिख के भी आप देख सकते हैं आपको कितने डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स दे रखे हैं जिनके ऊपर आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन हमें पहले से वाले पे जो है उस पर वर्क नहीं करना, हम इसके लिए एक ब्लैंक वर्कबुक को क्लिक करते हैं और आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल ताजा और फ्रेश वर्कबुक आपके सामने ओपन हो गई है। अब इस वर्कबुक में सबसे इंपॉर्टेंट वर्क यह है कि आपको अपने फाइल या अपने वर्क के अकॉर्डिंग इसको एक नाम देना है। तो नाम हम कैसे देते हैं, हम फाइल पे जाएंगे और फाइल में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सेव का। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपको कंप्यूटर में ये बताना है कि आप इसे कहाँ सेव करना चाहते हैं। हम ब्राउज करके मान लेते हैं कि हम हमारे कंप्यूटर के डेस्कटॉप में ही यहाँ पे कहीं ना कहीं इस फाइल को सेव करना चाहते हैं, जिसका नाम हमने दिया सेल्स 2025। और जैसे आप सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको आपके फाइल का नाम दिख चुका है, और ये फाइल इंडिकेट कर रही है कि अब आप जो भी वर्क करेंगे वो अब सेल्स 2025 वर्कबुक में सेव हो जाएगी। मतलब कि आप यहाँ पे जितनी भी वर्कशीट बनाएंगे वो सब इसी वर्कबुक के अंदर सेव हो जाएगी, मतलब कि एक्सेल फाइल के अंदर सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने नई फाइल ओपन करके सेव करना सीख लिया। अगर मान लीजिए पहले से कोई फाइल को आपको ओपन करना है, आप फाइल पे जाएंगे, ओपन ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ पे आपको दुनिया भर की फाइल दिख रही है। आप जो भी फाइल खोलना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, आप उस पे जाके एड ऑन कर सकते हैं, तो ये फाइल ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। तो इस तरीके से जो भी एग्जिस्टिंग फाइल है उसको आप आसानी से आपके वर्किंग एरिया में लाकर उस पर काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन मिल रहा है। जब हम आप पे क्लिक करते हैं, मोर ऑप्शन के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अपने जरूरत के हिसाब से आप चेक या अनचेक करके आपका जो भी कस्टमाइजेशन वर्क एरिया है उसको आप अपने
अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई फॉर्मूले में चेंजेस हैं, आपको लग रहा है कि कुछ फॉर्मूले के अंदर रेफरेंसेस नहीं आ रहा या फॉर्मूला नहीं आ रहा, वो सब आप यहां से एडजस्टेबल कर सकते हैं अनचेक और चेक करके। कोई प्रूफिंग में कोई इशू है, कोई डेटा में कोई इशू है, सेविंग में कोई इशू आ रहा है, आपका ऑटो सेव का कोई टाइमिंग लिमिट सेट करना है, आप यहां से इसको आसानी से सेट कर सकते हैं। इसी क्रम में आप एक देख रहे होंगे जनरल सेटिंग में जाके आप नीचे आपको दिख रहा होगा कि आप यहाँ पे शो द स्टार्ट स्क्रीन व्हेन द एप्लीकेशन स्टार्ट। अगर आपको चाहिए कि ये स्क्रीन ना आए तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं और एक बार ओके कर देना है। तो जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, डायरेक्टली आपकी वर्कबुक ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी जो भी स्क्रीन है उसको बिल्कुल कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप फाइल में जाकर मोर में जाके ऑप्शंस को रीड कर करके चेक और अनचेक कर सकते हैं। इसी क्रम में एक और चीज आपको हम यहाँ पे बताना चाहते हैं, यहाँ पे आपको कस्टमाइज रिबन दिख रहा है, आपको यहाँ पे कुछ कमांड्स दिख रहे हैं और यहाँ पे आपको रिबन्स दिख रहे हैं। अब आप चाहते हैं, रिबन्स का मायने ये कि अभी आप देख पा रहे हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट एंड फॉर्मूला। तो आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि जो अभी आपने एक्टिव कर रखा है वर्किंग एरिया, उसके अंदर होम दिख रहा है, इंसर्ट दिख रहा है, पेज लेआउट दिख रहा है, फॉर्मूला दिख रहा है। अगर आप किसी को भी अनचेक कर देते हैं, जैसे मान लीजिए इसको आपने अनचेक किया और एक बार इसको आपने ओके किया, जैसे पेज लेआउट को अनचेक करके ओके किया, तो आप देख रहे हैं यहां से पेज लेआउट आउट हो चुका है। मतलब कि आप ये बार भी अपने हिसाब से एक्टिव कर सकते हैं। मोर पे जाते हैं, ऑप्शन पे जाते हैं और कस्टमाइजेशन रिबन पे जाके इसको वापस हम चेक कर देते हैं और ओके करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये वापस पेज लेआउट आ चुका है। इसी क्रम में मोर पे जाके, ऑप्शन पे जाके आपको कस्टमाइजेशन के बाद क्विक एक्सेस टूल बार दिख रही है, मतलब कि ये ऊपर वाली बार, ये वाली बार। इस बार में भी अगर आपको लगता है कि आपको बॉर्डर वाला एड ऑन करना है तो आप देखेंगे और जैसे ओके करेंगे तो आपको साफ फर्क पड़ेगा कि यहाँ पे आपका बॉटम बॉर्डर का ऑप्शन भी आ चुका है, जिससे कि आप आसानी से बॉर्डर का उपयोग कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपने सीखा किस तरीके से वर्कबुक का फाइल नेम दे सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग कर सकते हैं और उसके बाद रिबन जो है उसको किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। प्लीज इसको लाइक शेयर। हमारे इस रिबन में जो होम टैब है, इस होम टैब में जो फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, जो नंबर्स हैं और क्लिपबोर्ड है, इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ये चारों जो टैब है उनको अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए मूव करते हैं हमारे प्रैक्टिकल सेशंस में, हमारे मतलब एक्सेल वर्कबुक के ऊपर। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि ये जो आपको दिख रहा है इसे एक्सेल में बोलते हैं सेल, और हर एक सेल का अपना एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है जिसको हम रीड करते हैं H और यहां से 4। तो इसका मतलब एड्रेस बार में इसका नेम बॉक्स के अंदर आपको बताया जा रहा है कि ये है H4। अब यहाँ पे ये जो सेल है, इस सेल को हम प्रॉपर फॉर्मेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक सेल की अगर हमें बाय डिफॉल्ट जो विड्थ है उस विड्थ को अगर हमें बढ़ाना है तो हम इस तरीके से इसको बढ़ा सकते हैं। अगर इसकी हाइट को इंप्रूव करना है तो हम इस तरीके से इसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर सेल है ये आपकी क्या हो रही है, मूव हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपकी रो भी है जो मूव हो रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे लिखा टेस्ट। अब हम क्या क्या कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने एक सेल लिया है और उस सेल के अंदर लिया है, मतलब ये सेल का नंबर आपको पता होना चाहिए। इस सेल का नंबर है H6। H6 के अंदर एक टेक्स्ट राइट डाउन हमने किया हुआ है, मतलब आप बोल सकते हैं एक अल्फाबेट्स हमने राइट डाउन किया हुआ है, एक कैरेक्टर राइट डाउन किया हुआ है एक्सेल की समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं पहले उसको देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हमें इसका फॉन्ट चेंज करना हो तो हम डायरेक्टली फॉन्ट वाले ग्रुप में आ जाएंगे। यहां से हम क्या करेंगे, जो भी हमें फॉन्ट एप्लीकेबल करना है वो यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका चेंजेस को भी आप देख सकते हैं। देखिए चेंज हो गया है।
अगर आपको साइज बढ़ानी है तो आप यहां से भी साइज बढ़ा सकते हैं, या फिर साइज को यहां से भी एडजस्ट करा जा सकता है इंक्रीज और डिक्रीज के माध्यम से। अगर आपको इसको बोल्ड करना है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि फॉन्ट बहुत ज्यादा बोल्ड है, अगर आप इस वाले सेल वाले पे एप्लीकेबल करते हैं तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा, ये बोल्ड हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे भी मैं एक सेल मेंशन कर रहा हूं और थोड़ा सा जूम कर देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर हम आई प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे हल्का सा इटैलिक वर्जन में ये सेल के अंदर जो कंटेंट है वो हो चुका है। अगर आपको इस टेक्स्ट के ऊपर अगर किसी भी तरह की अंडरलाइन आपको देनी है, मतलब कि डबल अंडरलाइन या सिंगल अंडरलाइन, तो आप क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको अंडरलाइन मिल चुकी है। अभी आपको जो सेल दिख रही है वो बिल्कुल लाइट ग्रे कलर की है, इसका मतलब ये हाइलाइटेड सेल नहीं है। और ये हम क्यों कह रहे हैं कि अगर हम फाइल में जाके एक बार इसका प्रिंट प्रीव्यू लेने की कोशिश करें, जैसे प्रिंट अगर हम ले रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे जो आपकी सेल है, जो सेल आपको दिखाई जा रही है जो वर्चुअल है, वो यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रही है, केवल और केवल टेक्स्ट प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब जो आपकी सेल है वो हाईलाइटेड नहीं है, जिसको आप प्रिंट में नहीं शो कर सकते। तो हमें अगर मान लीजिए सेल को हाईलाइट करना है तो हमें क्या करना होगा, देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये सेल को हाईलाइट करना है तो आपके सामने एक्सेल ने एक बॉटम बॉर्डर करके एक ऑप्शन दिया है। आप डिफरेंट डिफरेंट बॉटम बॉर्डर लगानी है, लेफ्ट बॉर्डर लगानी है, राइट बॉर्डर लगानी है, या थिक आउटसाइडर बॉर्डर लगानी है। आप यहाँ पे बॉर्डर पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सिलेक्टेड सेल है उस पे बॉर्डर लग चुकी है। जैसे यहाँ पे करके अगर हम ये देखते हैं तो यहाँ पे आपकी बॉर्डर लग चुकी है। इसी तरह इस सेल को पकड़ के अगर हम बॉटम बॉर्डर लगाने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे एक बॉर्डर यहाँ पे आपको दिख चुकी है। इसी सेल को देख पकड़ के अगर हमने टॉप बॉर्डर लगाने की कोशिश किया है तो यहाँ पे देखिए एक टॉप बॉर्डर आ चुकी है। इसको सेलेक्ट करके हम बता देते हैं, यहाँ पे आपने अगर थिक बॉटम बॉर्डर यूज करी है तो आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको एक बॉर्डर दिख रही है जो बहुत थिक है, मोटी सी है। इसी क्रम में अगर आप किसी सेल के बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे आपकी सेल का कलर चेंज हो रहा है। सेल में सिलेक्टेड टेक्स्ट का कलर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे जाने के बाद जो भी कलर आप देना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर दिया और अब इसके अलाइनमेंट को अगर हम एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 अलाइनमेंट्स आपको दिख रहे हैं, तो मान लेते हैं अगर हम इस मिडिल वाले या सेंटर वाले पे क्लिक करते हैं तो आपका टेक्स्ट जो आपने लिखा हुआ है टेस्ट वो आपको दिख रहा होगा सेंटर पे आ चुका है। यहाँ पे हम देखेंगे तो राइट में चला जाएगा और यहाँ पे लेफ्ट में चला जाएगा। इस पे हम देखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, फिर ये सेंटर पे बीच में और फिर ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका अलाइनमेंट जो भी टेक्स्ट है सेल के अंदर उसको चेंज कर सकते हैं। अगर इसके एंगल को चेंज करना है तो आपको ये ऑप्शंस मिलता है, आप इस तरीके से भी इसके एंगल को चेंज कर सकते हैं जैसे आपको चेंज करना हो। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट की ऑप्शन में जाके आप टेक्स्ट को एक बार सीधा कर देंगे, 0 डिग्री पे ला देंगे यहाँ पे और ओके कर देंगे तो ये बिल्कुल अपने फॉर्मेट में आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको ये जो सिलेक्टेड सेल आपको दिख रही है, इस सिलेक्टेड सेल को अगर आप मर्ज करना चाहते हैं, मर्ज मतलब है कि कोलैप्स करना चाहते हैं, एक साथ मिलाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए मर्ज एंड सेंटर्स पे जाएंगे तो आप ये देखेंगे जितना भी सिलेक्टेड एरिया है वो सिलेक्ट हो चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक समझने की है कि हमने जो कंट्रोल Z करके एक बार बैक करते हैं, हमने स्टार्ट यहां से किया था और यहां से स्टार्ट करने के बाद हमने इतना ग्रिप किया और अब देखिए यहाँ पे हमने H11 से लेकर J14 तक को हमने कवर किया है। लेकिन जब हम इसको मर्ज कर देते हैं तो आप जरा देखेंगे इस सेल का जो एड्रेस है वो H11 है। मतलब कि एक्सेल इस पूरे सेल को अलग अलग तरीके से नहीं देखेगा, केवल एक ही सेल काउंट करेगा जिसकी स्टार्टिंग होगी H11 से। अगर हम मर्ज अक्रॉस की बात करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे आपका जो कॉलम है वो हट चुका है। यहाँ पे डाइवर्जन में केवल आपको यहाँ पे H12, H13 मतलब H की रो ही काउंट आपको यहाँ पे
हो रही है। सिलेक्शन करने के बाद अगर आप इसे मर्ज सेल कर देते हैं तो वापस से मर्ज हो जाएगा, और इसके बाद अगर अनमर्ज सेल करते हैं तो ये वापस अपनी कंडीशन में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर सेल को मर्ज कर सकते हैं आपके टेबल डेटाबेस के अकॉर्डिंग अगर आपको जरूरत पड़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मान लेते हैं यहां पे हमने कुछ भी टाइप किया, और अभी हम रेंडमली टाइप करते हैं। आप देखिए कि जो आप टाइप कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सेल से बाहर चली गई, आई में चला गया। आप चाहते हैं नहीं ये पर्टिकुलर इसी सेल में रहे, तो आप यूज करेंगे रैप टेक्स्ट को। जैसे ही आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अब आप टेक्स्ट को जितना भी टाइप करेंगे वो बाहर तो दिखेगी, लेकिन वो जाएगी क्या, एक ही सेल के अंदर, वो नीचे भी मूव नहीं करेगी। जैसे आप फ्री कर देंगे, ये देखिए ये पूरा का पूरा टेक्स्ट आपको एक ही टेक्स्ट में रैप हो गया है, दिख रहा है आसानी से। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने यहां पे कोई भी एक नंबर मेंशन किया है और अब आप चाहते हैं कि इसको हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में, आपको यहां पे मिल रहा है, आप चाहते हैं इसको करेंसी फॉर्मेट में, तो आप ये देखेंगे कि आपकी ये जो सेल है उसके अंदर आपने एक फॉर्मेशन लगा दिया है कि जब भी हम यहाँ पे कुछ मेंशन करेंगे तो वो रुपीज सिंबल में, मतलब कि यहाँ पे आपको डॉलर दिख रहा है, डॉलर में आपको दिखा रहा है, मतलब कि ये रुपए को इंडिकेट कर रहा है, पैसों को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन वहीं अगर ये फिगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये नंबर्स है सिंपल सा। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो सेल है वो आपने करेंसी में फॉर्मेट कर दी है। अब अगर आप करेंसी चेंज करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग करेंसी यहाँ पे भी दिख रही है। चाहे तो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाते, यहाँ पे आपको आपकी इंडियन करेंसी को ढूंढना है और देख लेते हैं हम, ये देखिए, और इसको आप ओके करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके रुपीस का सिंबल अटैच हो गया है। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे 10 लिखा है और 10 करने के बाद अगर आप इसे परसेंटेज में मेंशन करना है चाहते हैं तो आप एक ऑप्शन ये परसेंटेज का देख सकते हैं, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि ये 100 से मल्टीपल हो गया जो आपने फिगर सेट किया था। परसेंटेज क्लिक कर दीजिए, फिर उसके बाद आप 5 टाइप करेंगे तो आपके पास 500 नहीं आएगा, केवल 5 आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 5 करके और अब मैं यहाँ पे अगर परसेंटेज को करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे 500 हो गया होगा। तो मतलब कि आप पहले सेल को उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर ले और उसके बाद आप यहाँ पे जो भी परसेंटेज मेंशन करना चाहते हैं वो आसानी से यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे कोई नंबर्स टाइप किया है और आप चाहते हैं कि उसमें कॉमा के साथ ये नंबर्स आए, आप इसको सेलेक्ट करने के बाद कॉमा वर्जन में जा सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कॉमा के साथ आपको इस तरीके का एक नंबरिंग आ रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि पॉइंट के बाद आपको डेसिमल दिख रहा है, आप डेसिमल्स कम कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर इस सेल के अंदर हम एक डेट मेंशन करते हैं, यहां पे हमने एक डेट मेंशन किया है, इसको थोड़ा सा हम विड्थ इसकी बढ़ा देते हैं। ये देखिए बाय डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट में आ गया है। अब इसे हमें लॉन्ग डेट मेंशन करना है तो ये लॉन्ग डेट आ जाएगा, और ये आपको जो दिख रहा है इसका मतलब है कि जो भी आपका कंटेंट है उसकी विड्थ ज्यादा है, तो आप यहां से इसको बढ़ा दीजिए और बढ़ा दीजिए। ये देखिए आपको ये पूरी की पूरी पर्टिकुलर डेट मेंशन हो गई है। तो इस तरीके से अगर आपका जो भी सेल है उसको आप फॉर्मेट करना चाहते हैं टाइम में, परसेंटेज में, नंबर्स में, जर्नल में, तो आप यहां से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहां पे हमने सीख लिया कि किस तरीके से फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर्स का उपयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं CCP की अप्रोच की। मान लेते हैं हमने यहाँ पे कोई डेटा या हमने यहाँ पे कोई कैरेक्टर टाइप किया, अब इसे हमें कॉपी करना है तो नॉर्मली कंट्रोल C आप करेंगे तो आप देखेंगे इसके चारों तरफ डॉट 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 करके सेलेक्ट है। आप जिस भी सेल में पेस्ट करना चाहते हैं कंट्रोल V कर देंगे तो आपने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब इसको अगर कट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कट का, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल X। आप इसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी डेटा डिलीट करना है तो इस तरीके से कट करने के बाद ये यहां से कट हो जाएगा। मान लेते हैं कि आपने इस जो सेल है उसमें आपने कलर रिफिलिंग कर दिया कुछ इस तरीके का, आपने इसमें बोल्ड कर दिया और हमने यहां पे टाइप करा
यहाँ पे आपने इसको इटैलिक वर्जन भी दे दिया और इसका कलर जो है वो थोड़ा सा आपने डार्क कर दिया। कुछ इस तरीके का आपने फॉर्मेटिंग करिए और यही सेम टू सेम फॉर्मेटिंग आप इस सेल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जिसे बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। इस पे जाके आप इधर क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे कि अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ तो वो उसी फॉर्मेट में जा रहा है, इटैलिक में भी जा रहा है, उसी फॉन्ट में जा रहा है और उसी कलर के साथ जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर पे जाता हूँ, टेक्स्ट वाले सेल पे लगा देता हूँ तो आप देखिए चेंजेस आपको दिखेगा। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, पहले आपको सेलेक्ट करना है, जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया फिर फॉर्मेट को करा और इस पे फेर दिया तो आप देखेंगे पूरा चेंज हो गया आपके अकॉर्डिंग जो आप फॉर्मेट सेट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो जो आपके लिए जो वीडियो हमने बनाया है, इस वीडियो के अंदर आज हमने फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स एंड क्लिपबोर्ड के फंक्शंस एंड ग्रुप को हमने आपको समझाया है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन इस तरीके से बोलने से आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आप अपनी वर्कशीट बना के, जैसे हमने प्रैक्टिस किया है वैसे जब आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे तो 110% आपको बेहतरीन तरीके से एक्सेल भी आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी डेटाबेस है और उस डेटा के अंदर हमें एक पर्टिकुलर कोई भी वर्ड या टेक्स्ट को फाइंड करना है और उसके बाद उसे रिप्लेस करना है तो हम होम टैब में जाके इस वाले ऑप्शंस का कैसे उपयोग करेंगे, कैसे यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप जाएंगे फाइंड एंड सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे, उसके बाद आप यहाँ पे फाइंड वाले बटन को, जिसकी की शॉर्टकट की है Ctrl+F, आप राइट डाउन कर सकते हैं, क्लिक करेंगे। आपके सामने एक इस तरीके का फाइंड एंड रिप्लेस का बैक बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां पे आपसे बोला जा रहा है कि आपका जो डेटा है जिसके अंदर हमने कुछ कार, उनके मॉडल, उनकी रेट और स्पीड मेंशन करी है, यहाँ पे हम क्या बदलना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे मारुति को फाइंड आउट करना चाहते हैं सबसे पहले। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मारुति टाइप कर देंगे और मारुति टाइप करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, फाइंड ऑल एंड फाइंड नेक्स्ट। तो अभी हम सबसे पहले आपको फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। आप देख पाएंगे कि आपका जो कर्सर है उसने इसको सिलेक्ट किया है। एक और बार करते हैं तो सेकंड मारुति, इस तरीके से डेटाबेस में जितनी भी मारुति मेंशन है वो यहाँ पे सिलेक्ट होती रहेगी। लेकिन अगर हमें फाइंड ऑल करना है तो हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फाइंड आउट कर पा रहा है। आपके सामने ये बता रहा है कि एक्सेल वीडियो वर्कशीट करके एक शीट बनी हुई है जिसके शीट का नाम है फाइंड एंड रिप्लेस। उसकी A2 नंबर की जो सेल है उसमें मारुति एक बार यहाँ पे फाइंड हुआ और A6 में भी मारुति फाइंड आउट हुई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं A2 में भी आपको मारुति यहाँ पे दिख रही है, A2 में भी आपको मारुति दिख रही है और इसी तरह A6 के अंदर भी आपको मारुति दिख रही है। तो इस तरीके से हम फाइंड नेक्स्ट एंड फाइंड ऑल के साथ हमारा जो भी पर्टिकुलर वर्ड है हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वहीं अगर हमने यहाँ पे एक फिगर मेंशन किया, फॉर एग्जांपल 150, और इसको फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो आप देखिए फिगर जो आपने यहाँ पे नंबर जो मेंशन किया है उसको भी ये फाइंड कर रहा पा रहा है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम टाइप करते हैं मारुति और मारुति को हम यहाँ पे अब रिप्लेसमेंट करेंगे। अब मतलब कि हम रिप्लेस करेंगे मारुति को, आप किसके साथ रिप्लेस करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे लिखा टाटा। अब आपको रिप्लेस करना है मारुति को, तो यहाँ पे हम रिप्लेस बटन को पहले क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे सबसे पहले रिप्लेस ऑल पे जाइए, तो आप देख पा रहे हैं कि हमने जब ये रिप्लेस किया तो टाटा जो हमारी मारुति था वो डेटा आपके टाटा में चेंज हो गया है। इन दिस सेम वे अगर हम कोई भी फिगर फाइंड आउट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे रफ करके एक फिगर फाइंड आउट किया 150 और 150 को हम रिप्लेस करना चाहते हैं 250 के साथ। एक बार हम रिप्लेस करके देखते हैं, कैन नॉट फाइंड मैच में एक बार आप यहाँ पे एक बार क्लिक करके रिप्लेस ऑल करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि एक यहाँ पे चेंजेस आपको अब यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस सेक्शंस के अंदर हमने आपको बताया कि डेटा शीट के ऊपर अगर कोई भी डेटा है
और उसमें से आपको कुछ फाइंड करना है और रिप्लेस करना है, तो आप इस माध्यम से या इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के दिख रही है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कोई भी फॉर्मेट जिसके ऊपर आपने कोई एक पर्टिकुलर कंडीशंस लगा रखी है, उसके हिसाब से एक्सेल अपने डेटाबेस में से जो आप रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट ये निकाल के दे देता है। एग्जांपल के तौर पे हमने एक पूरा का पूरा नंबर यहां पे मेंशन किया है, कुछ रैंडमली हमने नंबर यहां पे टाइप कर दिए हैं। अब मान लेते हैं हम इन नंबर्स के ऊपर कुछ कंडीशंस बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम क्लिक करते हैं तो यहां पे आपको दो तरीके की कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिख रही है। एक दिख रहा है हाईलाइट सेल्स रूल्स का, जिसके अंदर ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन ए डेटा अकरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू नाम की कुछ स्टेप्स दिख रही है। वहीं टॉप एंड बॉटम रूल्स दिख रहे हैं कि टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10% में आइटम, बॉटम 10 में आइटम, एवरेज बेसिस पे या बिलो बेसिस एवरेज बेसिस पे आप ये सब चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के माध्यम से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेटर देन वाली कंडीशंस के बारे में। जैसे ही हम ग्रेटर देन पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक बॉक्स आता है। यहां पे आप देख पा रहे हैं ये आपको बोल रहा है फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन, मतलब कि ये बोल रहा है कि आप कौन सी जो सेल है उस पे जो नंबर कंटेंट है उससे ऊपर के जो नंबर है उनको फाइंड आउट करना चाहते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने 45 के ऊपर के जितने भी नंबर्स हैं आप यहां पे देख पा रहे हैं वो हाईलाइट हो रहे हैं। लेकिन इस हाईलाइट की कंडीशन भी अगर हम सेट करना चाहें तो यहां पे आपको येलो फिल, ग्रीन फिल, लाइट रेड बॉर्डर, रेड टेक्स्ट बॉर्डर, रेड बॉर्डर या फिर कस्टम फॉर्मेट भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे हम फिल में जाते हैं और एक पर्टिकुलर कलर हमने यहाँ पे सेट कर दिया इसके लिए, और जैसे ही हम ओके करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि जो आपने कंडीशन मेंशन करी है 45 वाली वो आपको ग्रीन कलर में मिल गई है। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन थी कि जितनी भी वैल्यू 45 से ज्यादा होगा उसका कलर हमने कर दिया ग्रीन। इन द सेम वे हम इसको वापस सेलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और वहां पे हम सेलेक्ट करते हैं लेस देन वाली कंडीशन। अगेन हम चाहते हैं कि जो भी डेटा 30 से नीचे हो वो आपको रेड कलर में मिल जाए। तो हम जैसे ही इस पे रेड, लाइट रेड फिल करते हैं और ओके करते हैं तो आप देख पा रहे हैं हमारी कंडीशन है कि जो भी वैल्यूशन है वो वैल्यूशन अगर 30 से नीचे है तो आपका कलर रेड हो जाएगा। तो यहां पे आपने दो चीजें देखी कि 45 से ऊपर वाले जितने भी आपके नंबर्स हैं वो सब ग्रीन है और 30 से नीचे वाले सब रेड है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट चल रही है या नहीं चल रही। मान लेते हैं हम ग्रीन वाले को ही 10 नंबर दे देते हैं और देखते हैं, तो देखिए ये रेड में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से कोई भी रेड वाला डिजिट हम 45 से ऊपर कर देते हैं तो आप ये देखिए ये 55 हो गया। इसका मतलब हमने जो कंडीशंस लगाई है वो बिल्कुल करेक्ट लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद नेक्स्ट रूल्स है बिटवीन का। यहां पे आपको ऑप्शन दिया जाता है कि अगर किसी स्पेसिफिक रेंज के बीच में, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम 50 से लेकर और 50 से लेकर 70 के बीच के अंदर अगर कोई डिजिट आ रहा है तो उसको एक स्पेसिफिक कलर दे देते हैं। कस्टम फॉर्मेट में जाके हम उसको एक येलो कलर मेंशन कर देते हैं और ओके करते हैं। तो जो हमारा क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के बीच में अगर कोई भी डिजिट आ रहा है तो आप देख पा रहे होंगे वो येलो हो गया है। ये देखिए अगेन हम इसको सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, यहां पे बात करते हैं इक्वल की। यहां पे हम अगर चाहते हैं कि जो नंबर हमने मेंशन किया है वो नंबर अगर हमारी डेटा रेंज में है तो वो हाईलाइट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने हाईलाइट किया 25 और 25 जो है वो हो जाए, नए कलर को हम मेंशन कर देते हैं, कस्टम कलर को ओके करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जो 25 25 25 है ये पूरे पूरे आपके ब्लू हो गए हैं। इसी तरीके से 25 जो रिपीटेटिव वैल्यू है आप इसको चाहते हैं डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट हो, डुप्लीकेट वैल्यू आपको फाइंड आउट हो और उसका कलरिंग आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे हम कस्टम फॉर्मेट में जाके उसका कोई भी एक कलर ऑप्ट कर लेते हैं, जैसे कि ऑरेंज कलर ऑप्ट कर लेते हैं
तो देखिए 25 डुप्लीकेट है, 25 डुप्लीकेट है, 25 डुप्लीकेट है। तो आप इस तरीके से डुप्लीकेट वैल्यू को भी यहाँ पे फाइंड आउट करा सकते हैं। और अगर यूनिक वैल्यू की बात करें तो जो भी यूनिक वैल्यू है उसको हम एक स्पेसिफिक कलर दे देते हैं, लाइट ग्रीन, और ओके कर देते हैं। तो जितनी भी यूनिक वैल्यू है वो आपको अलग कलर में अब यहाँ पे दिख गई होगी। तो इस तरीके से अगर आप नंबर्स के ऊपर किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन एंड इक्वल टी की लगाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शंस को उपयोग करके देख सकते हैं। इस सेशन में हमने कवर किया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हाईएस्ट सेल्स रूल्स के ग्रेटर, लेस, बिटवीन एंड इक्वल। इसी सीरीज के अंदर जब हम नेक्स्ट वीडियो लेने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बचे हुए टेक्स्ट दैट कंटेन, डेटा अकरिंग के साथ और इक्वल टू के डेटा अकरिंग के साथ, और टॉप बॉटम रूल्स के साथ भी हम देखेंगे कि हमको किस तरीके से रूल्स आइटम्स को निकाल के हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमको कौन से डेटा किस तरीके के रूल्स में चाहिए। आज के लिए इतना। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशंस पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जिससे कि फायदा उनको भी मिल सके। सीखते रहिए और हाँ, प्रैक्टिस डेली कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।